नमस्कार। बिहार के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। राज्य के विधानसभा चुनाव में हर दल और हर गठबंधन अपनी अपनी बात जनता तक पहुंचाने में लगातार लगा हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियों के वादों और दावों के बीच में डीडी न्यूज लगातार बिहार के हर जिले की जमीनी सच्चाई से आपको रूबरू करा रहा है। इसी क्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं दो और जिलों का पूरा हाल। आज बात खगड़िया और अरवल की करेंगे। खगड़िया से, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण जिला है बिहार का, वहां से हमारी संवाददाता ऋतु वर्मा अभी हाल ही में लौटी है। उन्होंने वहां का दौरा किया, उनसे हम जानेंगे वहां का हाल। साथ ही अरवल से जुड़ेंगे हमारे साथ कुमार आलोक, हमारे संवाददाता, और इसके अलावा वहां की जो सारी जमीनी सच्चाई है इससे आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले बात जरा खगड़िया की ही कर लेते हैं क्योंकि ये वो जिला है जो अपनी गरीबी और पलायन और बाढ़ जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। और खगड़िया का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सफर किस तरीके का रहा है, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। खगड़िया जिला पहले मुंगेर जिले का अंग हुआ करता था, लेकिन प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसे 1980 में जिला बना दिया गया। ये जिला महाभारत काल में अंग राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन यहाँ ऐतिहासिक महत्व का कोई भी अवशेष नहीं मिलता। इसके पीछे एक कारण रहा है इस इलाके में हर साल बाढ़ का आना। ये जिला 7 नदियों से घिरा है। जब अकबर के दरबारी राजा टोडरमल ने इलाके का सर्वेक्षण करना चाहा, तो आवागमन की असुविधा के कारण वे असफल रहे थे। इसके बाद इस इलाके को फरकिया श्रेणी में रख दिया गया। इस वजह से इस जिले को फरकिया भी कहा जाता रहा है। बाद में 18वीं सदी में मीर कासिम ने जब मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, तो खगड़िया जिले का इलाका भी उसके अधीन रहा। आजादी के आंदोलन में भी इस जिले ने अहम भूमिका निभाई थी। इस इलाके में लोगों का मुख्य पेशा खेती और पशुपालन है। यहाँ केले, मक्का और मिर्ची की खेती प्रचुर मात्रा में होती है। लेकिन इस पूरे जिले में हर जगह गरीबी पसरी पड़ी है। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। राजनीतिक रूप से ये जिला समाजवादियों का गढ़ रहा है। 1967 के आम चुनाव के बाद से समाजवादियों ने इस सीट पर अपना कब्जा बनाए रखा है। विधानसभा चुनाव में भी इस जिले में समाजवादियों ने अपनी पकड़ बरकरार रखी। देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में जनता किसे चुनती है। ऋतु वर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, खगड़िया। तो कह सकते हैं कि एक ग्रामीण जिला जो अपनी गरीबी की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन इसके राजनीतिक आंकड़े क्या हैं खगड़िया जिले की, जरा उससे भी आपको रूबरू कराते हैं। और अगर बात करें खगड़िया जिले के कुल, अगर हम आबादी के लिहाज से बात करें, तो कह सकते हैं कि यहाँ की आबादी लगभग 16.5 लाख के आसपास है, जिनमें से पुरुष लगभग 8.25 लाख के आसपास हैं, जबकि महिलाओं की आबादी भी लगभग 8 लाख के आसपास है। खगड़िया की हम कुल आबादी का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे इस तस्वीर के माध्यम से। बात अगर करें कि खगड़िया में किस तरीके से मतदाताओं की संख्या है, तो उसकी भी तस्वीर हम आप तक लेकर आएंगे कि आखिर कितने मतदाता वहां पर हैं और कौन कितने उसमें पुरुष मतदाता हैं और कितनी महिला मतदाता हैं, इसका भी जिक्र हम आपसे करेंगे। और बात जो हम कर रहे हैं मतदाताओं की, तो लगभग 10 लाख के आसपास मतदाताओं की संख्या है, जिनमें से 5.25 लाख पुरुष मतदाता हैं, तो लगभग 4.5 लाख के आसपास महिला मतदाता हैं। तो ये खगड़िया के बिहार के महासंग्राम, जिसमें हम जिक्र कर रहे हैं मतदाताओं की संख्या के लिहाज से। विधानसभा सीटें यहाँ पे 4 हैं। अलौली है जो कि सुरक्षित सीट है, उसके अलावा खगड़िया, जिसकी वजह से ये जगह जानी जाती है। बेलदौर एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट के तौर पर, और परवत्ता अपनी राजनीतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। तो ये 4 विधानसभा सीटों वाला बिहार का ये खगड़िया जिला। और अगर 2010 के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो उस वक्त का एनडीए, जिसमें कि जेडीयू शामिल था, उसको 3 सीटें यहां पे मिली थी और 1 सीट राजद के पास में गई थी, लालू प्रसाद यादव के खाते में गई 2010 के लिहाज से अगर हम बात करें। और बात 2014 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से करें, तो विधानसभा वार बढ़त में यहां पर भी एनडीए की सहयोगी दल जो कि एलजेपी है, उसके खाते में 3 सीटें गई थी, जबकि एक जेडीयू को बढ़त मिलती नजर आई थी। एक तरीके से एनडीए यहां पे बढ़त के आधार पे नजर आ रहा है। और हम हमारे इन सारी तस्वीरों के बीच में कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ की जो ज़मीनी सच्चाई है उससे आपको रूबरू कराएं। हमारी सहयोगी ऋतु वर्मा हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने खगड़िया का दौरा किया, लोगों से बात की, समस्याओं को जाना, आखिर क्या कुछ चीज़ें हैं। ऋतु, क्या वो बड़ी वजह है कि राजनीतिक रूप से तमाम सोच या समझ की कहीं कमी नज़र नहीं आती, लेकिन गरीबी पसरी हुई है, पलायन की एक बड़ी समस्या है, बाढ़ शायद एक सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है? ऋतु, आप मुझे सुन पा रही हैं?
जी अब बिल्कुल अरेंद्र, इस इलाके में भी ये कह सकते हैं कि देखिए 7 नदियों से घिरा हुआ है। खगड़िया खगड़ियों का नदियों का मायका कहा जाता है। जी हाँ, और इसके अलावा भी जिस तरह से यहाँ के लोग खेतीहर मजदूर ज़्यादा हैं, खेती पर ज़्यादा निर्भर करते हैं, और यहाँ की 7 नदियों से घिरे होने की 2 चीज़ें हैं। एक तरफ जहाँ खेती के लिए इनको पर्याप्त पानी मिलता है, वहीं दूसरी तरफ नदियों से घिरे होने के कारण बाढ़ और कटाव की भी एक बड़ी समस्या है, जो पिछले बहुत सालों से यहाँ के लोग झेल रहे हैं, लेकिन कोई आज तक स्थायी ठोस कोई उसका उपाय नहीं किया गया है। आज परबत्ता में ही नीतीश कुमार ने अपनी रैली भी की, क्योंकि यहाँ पर एक 4 लेन पुल बनाने की गंगा नदी पे बात हुई है, जो अगले 3 सालों में पूरा किया जाएगा। उस परियोजना को बुलाने की भी एक कोशिश की गई है आज की इस रैली में, और यही कारण था कि परबत्ता को चुना। जहां तक इसके राजनीतिक महत्व की अगर बात करें अरेंद्र, इस जिले की, तो खगड़िया की जो 4 सीटें जो आपने बताई, उसमें अलौली जो सुरक्षित सीट है, यहाँ पर 2010 में जेडीयू बीजेपी गठबंधन की जब लहर विकास की कही जा रही थी, और विकास की उस लहर में बहुत सी ऐसी सीटें जीती थी, और इस अलौली सुरक्षित सीट को रामविलास पासवान का पुश्तैनी घर है, ये उन लोगों का गढ़ भी कहा जाता है, और यहाँ से पशुपति कुमार पारस जो हैं, उनको हार का सामना करना पड़ा था उस लहर के चलते, और इस बार ये सीट एलजेपी के खाते में गई है। यहाँ से एक बार फिर पशुपति कुमार पारस ही चुनावी मैदान में है। और अगर महागठबंधन की बात करें तो इन 4 सीटों में 3 सीटें जेडीयू को गई हैं, और अलौली जो सुरक्षित है वो आरजेडी के खाते में गई है, जहां से चंदन राम जो हैं, जो कि शिक्षक हैं, मास्टर जी हैं, टिकट मिलने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है, और वो चुनावी मैदान में है। तो इस सीट पर बढ़त कही जा रही है। वहीं बाकी जो 3 सीटें हैं अरेंद्र, उसमें जेडीयू ने अपने जो मौजूदा विधायक हैं उन्हीं को उतारा है। खगड़िया जो सीट है उस पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। पूनम देवी यादव हैं जो वहाँ के विधायक हैं, वहाँ पर चुनावी मैदान में ये सीट जो गई है वो हम को गई है। हमसे जो कैंडिडेट खड़े हैं वो मूलतः मुंगेर जिले के हैं, लेकिन यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर जो राजनीतिक जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होने वाला है, और इसको दिलचस्प बना रहा है जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव की जो पार्टी है, वहां से जो चुनावी मैदान में इस समय है मनोहर यादव, वो 2 बार पार्षद भी नगर पार्षद चुने जा चुके हैं, और वो एक कड़ी टक्कर देंगे। वहीं परबत्ता की अगर बात करें अरेंद्र, 2010 के बाद जब परबत्ता में जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा था, आरजेडी यहाँ से जीती थी, उसके बाद उपचुनाव में इस सीट पर एक तरह से कह सकते हैं महागठबंधन। ऋतु, मैं आपके पास लौटूंगा। जरा उससे पहले जो बात आप जिक्र कर रही हैं, आखिर क्या क्या चीजें हैं, किस प्रकार से दिक्कतें परेशानियां रही हैं, जरा खगड़िया के जो लोग हैं उनकी जुबान से ही सुनते हैं। आखिर क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, जरा उनकी जुबानी सुनते हैं। खगड़िया में आपको किसी ढंग का ना इंडस्ट्रीज है, ना ही कोई बैकग्राउंड है, और आपको किसी क्षेत्र के लिए नहीं है कि आदमी वहाँ जाए और कमा ले। कोई रोड का व्यवस्था नहीं है, बिजली का व्यवस्था कुछ नहीं है, कोई साधने नहीं है। हम लोग तो भटक रहे हैं। आज बाढ़ आ जाएगा तो डूब को मरेंगे। यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहते हैं, मरीज जाता है एकदम छटपटा कर रह जाता है, तुरंत रेफर कर देते हैं बेगूसराय। प्राइवेट में जाओ, सारा चीज़ बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर ही नहीं रहते हैं यहाँ पे। पानी जमा रहता है रोड पर हमेशा, और आए दिन बारिश होती है, हमेशा हम लोग को पानी में घुस के जाना आना पड़ता है रोड पर भी। रोड नहीं है, वैसे पानी बहाव में अभी पानी बहुत ज़्यादा है, तो हम समझते हैं कि वहाँ रोड चाहिए, पुल चाहिए। ना स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था है, और ख़ास करके दियरा इलाके के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। मेन सुरक्षा ही मुद्दा है, क्योंकि उनका सुरक्षा का जिम्मेदार कोई नहीं लेता है। यहाँ सड़क चलते कोई भी किसी को छेड़ देता है, पर देखने वाला कोई नहीं रहता है। मुद्दा ये है कि यह शहर नहीं है सही अर्थों में। जो शहर की जो एक बनावट होती है, संरचना होती है, उसका तो बिल्कुल अभाव है इस शहर में। चाहे वो सड़कें हों, या फिर वो स्वच्छता का मुद्दा हो, या बिजली वगैरह का मुद्दा हो, या कोई एक पार्क नहीं है, कोई अच्छा सा स्टेडियम नहीं है। बाउंड्री वॉल है, अच्छा टीचर रहते हैं, सब शिक्षा मित्र वाला बहाल हुआ टीचर है, वहाँ पे कोई पढ़ाई ढंग का नहीं है।
ऋतु, हम देख रहे थे लगातार जिन तमाम लोगों से आपने बातचीत की थी, क्या कुछ मुद्दे निकल के आए? हमने देखा कि एक युवती ये भी कह रही है कि सरे राह कोई भी छेड़ देता, कोई कहने सुनने वाला नहीं, क्योंकि कानून व्यवस्था के लिहाज से तो बहुत बड़े बड़े दावे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन ये कैसी तस्वीर निकल के आ रही है? अरे पिछले कुछ वक्त में बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर जब हमने महिलाओं से बात की तो ये बात सामने आई है कि महिला सुरक्षा या सुरक्षित वातावरण का एक अभाव हुआ है। पिछले कुछ वक्त में कानून व्यवस्था में एक तेजी से गिरावट आई है और ये शिकायत तमाम महिलाओं की है, क्योंकि देखिए अगर लड़कियों की शिक्षा की आप बात करते हैं, आप लगातार जोर देते हैं, आप तमाम योजनाएं शुरू करते हैं जिसमें साइकिल की योजना है, शिक्षा में किताबों के पैसे देने की योजना है, लड़कियों को यूनिफॉर्म देने की योजना है, लेकिन ये सारी योजनाएं ज़मीनी स्तर पर कारगर तभी होंगी जब एक सुरक्षित माहौल उन लड़कियों को मिलेगा। अगर वो स्कूल जाती हैं और वापस आते समय अगर उन्हें रास्ते में किसी तरह की छेड़खानी होती है और वो असुरक्षित है, उनको लगता है कि वो किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकती हैं, उस कंप्लेंट के करने से भी कुछ नहीं हासिल होना है, तो ऐसे माहौल में आप बड़ी से बड़ी योजना लागू कर दें और मुहैया भी उन्हें करा दें, लेकिन उसका ज़मीन पे असर तभी दिखाई देगा। और ज़मीन पे असर को आप क्या कहेंगे? महिला सशक्त हो, महिला आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो, उसको लगे कि उसकी एक आवाज़ है, उसका एक अस्तित्व है जिसकी प्रशासन राज्य रक्षा कर रहा है। अगर ये अभाव महिलाओं के बीच में है और ये अभाव बहुत मुखर रूप से हमने देखा, देखिए आमतौर पर तो हमने ये भी देखा कि बिहार में महिलाएं जो 40 से 50 वाली उम्र की हैं वो बहुत कम बोलती हैं। लड़कियां तब भी जो कॉलेज जा रही हैं, जो बाहर निकलना चाहती हैं, पढ़ के जो नौकरी भी करना चाहती हैं, लेकिन वो वातावरण वहां नहीं उन्हें मिल रहा। उन्होंने हमसे बात की और कहा कि ये कितना बड़ा मसला हमारे लिए बन गया है महिला सुरक्षा का, कि हम सड़क पे चलते हैं तो छेड़खानी होती है और उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। तो महिला सुरक्षा निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में है। ऋतु, एक चीज़ और कि आप जो महिला सुरक्षा यानी कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, आपने देखा कि जो जिन लोगों से आपने बात की वो रोजगार ना होने की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, बाढ़ की समस्या कर रहे हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनमें शायद एक बड़े विजन या दूरदृष्टि की ज़रूरत थी। बीते दशकों में ऐसी सरकारें रही हैं जिन्होंने 2-2 टेन्योर भी पूरे किए हैं, फिर इस प्रकार की दूरदृष्टिता या विजनरी सोच क्यों नज़र नहीं आती? कम से कम इलाके का विकास हो पाता। देखिए अरेंद्र, आपने एक सज्जन को इसमें सुना होगा ये कहते हुए भी कि ये शहर शहर नहीं है। आप बिहार के बहुत से ऐसे ज़िलों में चले जाएं जो पिछले 10-20 साल में बने हैं। बड़े राजधानी की अगर बात कर लें, राजधानी तक पिछड़ा घोषित किया गया है। पटना में भी अगर आप जाएंगे तो जल जमाव, जाम, ये सारी समस्याएं हैं। तो एक तरह से राज्य के ज़्यादातर ज़िले अनप्लान्ड तरीके से बनाए गए हैं। शहर का विस्तार अगर हुआ है तो वहाँ पर नालियों के सही रखरखाव नहीं हुआ है, यानी कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो एक साफ सुथरे माहौल में रह सके, इसके ऊपर शायद अभी तक जो सरकारें रही हैं उनका ध्यान नहीं रहा है और उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी है। देखिए इसकी दो बड़ी वजह दिखती है। जब हमने तमाम दौरा किया, लोगों की समस्याएं हैं, लोग त्रस्त भी हैं, बात करते हैं, लेकिन क्योंकि जातिगत समीकरण हमेशा से हावी रहे हैं बिहार के चुनाव में और एक लंबे समय से धर्म और जाति के फॉर्मूले पर ही चुनाव लड़े जाते रहे हैं और उसी पर जनता भी वोट करती रही है आज तक। जो पिछले कुछ समय में उसने ये महसूस करना शुरू किया है कि उसको शायद अपने सोच का तरीका अब बदलना होगा अगर उसे विकास की ये सारी चीजें चाहिए। तो जहां तक बात रही राजनीतिक पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियों ने बुनियादी सुविधाओं की खुले रूप से अनदेखी की है। उन्होंने नहीं ध्यान दिया कि जो आदमी रह रहा है वो किस एक तरह से कह सकते हैं निचले स्तर पर आके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, जिसको साफ पीने का पानी नहीं है, स्वास्थ्य की कोई सुविधा मुहैया नहीं है, रात को अगर वो चला जाए उसके घर में कोई बीमार हो जाए तो उसको दवा नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें अरेंद्र ऐसा लगता है कि आज से हम 40 साल पुरानी बिल्कुल जो आप बात करी तरीके से मूलभूत सुविधाएं ही अगर लोगों को मयसर नहीं है तो ये अपने आप में गंभीर चिंता का विषय, तब जब विकास के लंबे चौड़े तमाम तरीके के वादे किए जाते हैं। और अब बात करते हैं अरवल जिले की। अरवल पहले जहानाबाद का हिस्सा था और अपने जातीय संघर्ष की वजह से इसकी पहचान भी रही है। सोन नदी के किनारे बसे इस जिले का आखिर क्या रहा है सियासी सफर, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार का अरवल जिला कभी जहानाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 20 अगस्त 2001 को अरवल को नया जिला बना दिया गया। सोन नदी के किनारे बसे इस जिले का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व मध्य बिहार के बाकी के जिलों के ही समान है। मगध साम्राज्य के शासन के समय यह जिला काफी समृद्ध हुआ करता था।
इस जिले में बुद्ध और जैन धर्म के कई अवशेष मिले हैं। यह जिला बिहार के मानचित्र पर इसलिए भी खासा चर्चित रहा है कि यहाँ के लोगों ने नरसंहारों का एक लंबा दौर देखा है। शंकरपुर हो या लक्ष्मणपुर बाथे, नारायणपुर हो या सेनारी, एक समय था जब नक्सलियों और रणवीर सेना के बीच जारी खूनी संघर्ष में सैकड़ों निर्दोष हिंसा की बलिवेदी पर चढ़ा दिए गए थे। सोन नदी के कछार पर बसा यह जिला खासकर खेती के मामले में काफी समृद्ध है। यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है और खासकर सोन नदी से निकले नहर के कारण खेतों को सिंचित करने में काफी सहूलियत होती है। धान, दलहन और मक्का यहाँ की मुख्य फसलों में से एक है। बुनियादी सुविधाओं से वंचित इस जिले में पानी, बिजली और सड़क आज भी आम लोगों के मुख्य मुद्दों में से एक है। औद्योगिक रूप से भी यह जिला काफी पिछड़ा है और यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान पलायन को मजबूर हैं। इस जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, अरवल और कुर्था। अगर 2010 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो अरवल में भाजपा के चितरंजन कुमार और कुर्था से जदयू के सत्यदेव सिंह निर्वाचित हुए थे। यहाँ भी मुख्य लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के बीच ही रहेगी, लेकिन सीपीआई माले लड़ाई को त्रिकोणीय भी बना सकती है। कुमार आलोक, डीडी न्यूज, अरवल। और जल्दी से नजर डाल लेते हैं कि आखिर अरवल के राजनीतिक आंकड़े क्या कुछ कहानी बयां करते हैं। अगर हम देखें यहाँ की कुल आबादी के लिहाज से तो क्या कुछ तस्वीरें यहाँ की बयां करती है। कुल आबादी लगभग 7 लाख के आसपास है, जिनमें से लगभग 3.5 लाख पुरुष हैं। तो महिलाओं के लिहाज से बात की जाए तो 3.25 लाख से कुछ ज्यादा संख्या यहाँ पे कुल आबादी के लिहाज से अपेक्षाकृत थोड़ा सा छोटा जिला एक यूनिट नजर आती है। कुल मतदाताओं के लिहाज से बात करें तो लगभग 4.5 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 2.5 लाख के आसपास पुरुष हैं तो 2 लाख के आसपास महिला मतदाता हैं। ये अरवल जिले की स्थिति है। हम बिहार के महासंग्राम में वहां के जमीनी या आंकड़ों की बात की जाए उससे आपको रूबरू करा रहे हैं। कुल विधानसभा सीटें 2 हैं, एक अरवल जिसके नाम पे जिला जाना जाता है, दूसरा है कुर्था। इन 2 विधानसभा सीटों वाले इस अरवल जिले में किस प्रकार की सियासी हलचल रही थी 2010 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से, तो कह सकते हैं कि उस वक्त दोनों ही सीटें एनडीए ने जीती थी, क्योंकि एक भाजपा के पास थी तो एक जेडीयू के पास थी। ये दोनों ही दल 2010 में एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे। लेकिन 2014 में स्थिति बदली थी और 2014 में लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार बढ़त अगर देखें तो भी एनडीए ही यहां पे नजर आ रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है आरएलएसपी वो यहां पे दोनों ही सीटों पे बढ़त लेती हुई नजर आती है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज कह सकते हैं कम से कम अपने आप में कि किस तरीके से चीजें हैं जो कि देखने को मिली है अरवल में। हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ का दौरा करके आए हैं, लोगों से बात करके आए। कुमार, अगर बात की जाए तो कह सकते हैं कि एक जातीय संघर्ष या कहा जाए जातीय हिंसा का दौर यहाँ पे देखा है। विकास से काफी अछूता या पीछे रह गया है ये पूरा इलाका। आर्येंद्र, यहाँ पे जो आपने जो चर्चा हुआ अपने पैकेज में देखा कि जो मिट्टी है काफ़ी उपजाऊ है, केवाल मिट्टी उसको बोलते हैं, और इस मिट्टी जो संपन्न लोग हैं उनके पास ज़्यादा ज़मीन है। और यही कारण था कि एक बहुत लंबी लड़ाई वहाँ पे हुई, खासकर जो प्राइवेट आर्मी रणवीर सेना को बनाया गया और नक्सलियों के बीच एक खूनी संघर्ष हुआ। आपने देखा कि लक्ष्मणपुर बाते हो, सेनारी हो, शंकरपुर हो, यानी इस ज़िले का अगर हम देखें कि निर्माण ही हुआ जब 2001 में जब ये ज़िला बना था तो ये ब्लॉक था, सब डिवीज़न भी नहीं था। लेकिन जो स्थितियां उस समय बनी थी, प्रशासन ने, जो राज्य सरकार थी उसने, राज्य सरकार ने उसे ज़िला बनाया। और इस ज़िला बनने के बाद भी ये जो दमन का दौर था या जो आप कहें कि नरसंहारों का दौर था वो रुका नहीं। लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी 2005 में जब सरकार बनी तो फिर से शांति स्थापित यहाँ पर की जा सकी। लेकिन इसके बावजूद अगर हम इतिहास देखें अरवल का तो यहाँ भी दबंगों का ही राज रहा है कि आप सरदार कृष्णा 80 के दशक में यहाँ से लगातार इंडिपेंडेंट जीतते रहे, उसके बाद दुलारचंद यादव यहाँ से जीते लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर। और अगर और भी पहले हम जाएंगे तो आपको याद होगा कि अरवल में जो पुलिस फायरिंग हुई थी उसमें 50 से लेकर 60 लोग मारे गए थे। और उसके बाद से ये जिला, इस ज़िले में नक्सलियों का जो गढ़ माना जाने लगा था। और अभी भी आप देखेंगे कि ये जो महागठबंधन और बीजेपी एनडीए की बीच जो लड़ाई है उसमें माले भी त्रिकोण बन सकता है, सीपीआई एमएल भी त्रिकोण बन सकता है। कभी इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लेकिन सन 2010 के चुनाव में इन्हें ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अब देखना होगा कि जो चुनाव आने वाला है उसमें महागठबंधन की जो लड़ाई है एनडीए के साथ, उसमें कितना त्रिकोण बन पाता है सीपीआई एमएल, वो देखने वाली विषय होगी। जी आर्यन। बिल्कुल आलोक, आप रहिएगा हमारे साथ। इस बीच में वरिष्ठ पत्रकार स्मिता मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं स्टूडियो में। स्मिता जी, ये जो बात आलोक अभी कह रहे हैं
कम से कम ये कुछ उन इलाकों में से ये जगह पड़ती है जहां पे हम कह सकते हैं त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है, क्योंकि दो बड़े गठबंधन जिसमें एक महागठबंधन की बात की जा रही है, एक एनडीए की बात की जा रही है, वहां पे सीपीआईएम जो माले की बात कर रहे हैं वो वहां पे कुछ असर दिखा सकती है। किस तरह से देखती है आप वहां के इलाके को? देखिए, अरवल का इलाका जो है, आपने खुद बताया कि हाल तक ये जहानाबाद जिले का ही हिस्सा हुआ करता था और अब अरवल को एक अलग जिला डिक्लेयर किया गया है। बहुत दिलचस्प बात है कि बिहार में किस तरह से जातीय हिंसा और माओइस्ट जो इन्फ्लुएंस है, माओवादियों का जो प्रभाव लोगों में है, विशेष रूप से समाज के एक तबके में, और किस तरह से जो है एक फ्यूडलिज्म जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसने किस तरह से समाज में विषमताएं पैदा की और उसके चलते माओवादियों को अपनी जड़ें वहां जमाने का मौका मिला। अरवल उसका एक बहुत ही बिल्कुल कॉपी बुक एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल टिपिकल एक उदाहरण है कि किस तरह से जातिवाद, माओइस्ट हिंसा और नेताओं की अनदेखी और आपसी रंजिशें, जातीय हिंसा, जातिवादी हिंसा जो है, इन सब ने मिलकर बिहार में एक बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कि सोना जैसी मिट्टी, बिल्कुल उर्वरक जमीन और बिल्कुल बहुत ही प्रोग्रेसिव विचार वाले लोगों के होते हुए भी किस तरह से बिहार के राजनीतिक हालात ने वहां के लोगों के साथ छल किया है, इसका अगर आपको कोई मिसाल ढूंढना है पूरे बिहार प्रदेश में, तो जा सकते हैं, तो कम से कम बिल्कुल इस इलाके में बिल्कुल जा सकते हैं। जरा जी जरा वहां के लोगों की भी बात सुन लेते हैं कि जब हमारे सहयोगी संवाददाता कुमार आलोक ने वहां लोगों से बात की, क्या कुछ मुद्दे उनके जहन से निकल के आए, उनकी आवाज में निकल के आए। जरा सुनिए वहां के लोगों की जुबानी, उन्हीं के मुद्दे। ये महादलित टोला होकर ना है सर, और बाकी सब चारों बगल फॉरवर्ड का गांव है और वहाँ बिजली है और हमारे गांव में बिजली नहीं है। स्कूल में लड़कन का ऐसा लड़कन के अभी सगरो बट गया, यहाँ अति बैठला ही नहीं है, छात्रवृत्ति बटल है कि नाम लिखाया है ऐसा तो नहीं पैसा मिलेगा। हमारा वृद्धा पेंशन ना मिले, हाँ, और यह घर द्वार कॉलोनी के बारे में हमने ये दुख तो करे थी मरे झोपड़ी ने। यहाँ जो है डीजल सब्सिडी 2 वर्ष पहले 2 बार मिला, पिछले साल 1 बार मिला और फिर लापता हो गया। इन साल तो सब्सिडी की कोई बात ही नहीं हुआ है। हमनी के पानी नहीं आवे थी, पानी नहीं जाई थी, अब पानी पीला बहन हमनी तरसी थी, ओकर कल पर जाई थी तो उधर मार करी थी, ओकर कल पर जाई थी तो उधर मार करी थी। शिक्षा का तो स्तर इतना गिरा दिया कि जिसको क ख भी नहीं मालूम है वो भी टीचर हो गया। डिग्री लाओ नौकरी पाओ। यहाँ हॉस्पिटल एकदम जरूरी चाहिए, कोई रात बिरात का यहाँ कोई सुविधा नहीं है गाड़ी घोड़ा के कि बाहर ले सकता है। जैसे ब्लॉक स्तर का समस्या है, थाना का स्तर का समस्या है, जो जाते हैं तो बस घूस मांगता है, लेकिन समस्या जनता को दूर नहीं हो पाता है। कॉलोनी हमारा ना पास होई, घर सब गिरल है, बात रोड पर सुतम ना पानी पड़ता। कुमार आलोक, आपने सुना कि जब आपने लोगों से बात की तो कुछ लोग इस बात का भी आरोप लगा रहे हैं कि आखिर जब उन्हें विकास करना है तो इस तरीके के इलाकों को चुना जाता है जो उनकी प्राथमिकता के आधार पे, जातीय आधार पे चुने जाते हैं। क्या ये सारी चीजें आज भी वहां पे आपको जमीन पे देखने को मिल रही बहुतायत में, या एक महज एक किस्सा मात्र है? देखिए, जहाँ पे जो लोग, जो ग्रामीण महिलाएं जहाँ बोल रही थी अरवल ज़िले में, तो वो एक महादलित टोला था और हम खासकर महादलित गांव में गए थे। काफ़ी ये सुना गया था कि नीतीश कुमार के राज में महादलितों का बहुत सर्वांगीण विकास हुआ है, लेकिन जब हम उस गांव में गए थे 300 गांव का, वो 300 घर उस गांव का था। रामपुर, मुझे याद आ रहा है वो रामपुर गाँव था। लेकिन उस गांव में घुसने के बाद जब लोगों से मेरी बात हुई और उन लोगों ने बताया कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद एक तो बिजली है ही नहीं वहाँ पर उस गांव में, और उसके अलावा रोड भी नहीं है। तो जो मौजूदा विधायक है चितरंजन कुमार, उनका उन्होंने नाम लिया कि उनके सहायता से पहली बार इस गांव में रोड बना है, यानी मुख्य सड़क से गांव तक रोड आ गया है। लेकिन इसके अलावा पानी पीने की समस्या का वही हाल है। तो महादलितों के विकास के बारे में जो बातें कही गई थी उसका जीता जागता उदाहरण वो गांव है जहां पर आपने सुना, उन लोगों की व्यथा सुनी जो वाकई बहुत ही कष्ट में थे। जी आरेंद्र। बिल्कुल आलोक, आप रहिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार स्मिता जी भी स्टूडियो से मौजूद है। स्मिता जी, हमने देखा कि किस तरीके से ये पूरे राज्य में इस वक्त महादलित के ऊपर एक राजनीतिक बहस हो रही है, लेकिन ये महज बहस तक सीमित है क्योंकि विकास के नाम पे तो उनको चुना ही नहीं जा रहा है।
नहीं, बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि दलित का जो एक पूरा तबका था, उसमें से कुछ जातियों को अलग करके, या यूं कहें कि एक जाति को छोड़ करके बाकी सबको महादलित तबके में डाल देना, और इसी तरह से जो पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग जिसको हम कहते थे, उसमें कुछ जातियों को अलग करके और बाकी सबको अति पिछड़ा यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड के कैटेगरी में डाल देना जो है, इसको पिछले 10 साल से नीतीश कुमार का ट्रम्प कार्ड कहा जाता था। ये कहा जाता था कि तुरुप का पत्ता है नीतीश कुमार का ये, कि उन्होंने जो है ये जो विभाजन किया है, दलितों में एक नया तबका क्रिएट करना महादलित, और पिछड़ों में एक अति पिछड़ा वर्ग को क्रिएट करके उन्होंने अपने लिए एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया है कि जो कभी उनके हाथ से बाहर जा नहीं सकता। लेकिन अभी आपने सुना अरवल में आपके संवाददाता ने जिस तरह दिखाया, महादलित टोले में महिलाएं पुरुष क्या कह रहे हैं कि विकास की जो सरकारी सुविधाएं हैं जो सबके लिए बराबर हैं, उसमें भी विषमताएं हैं, वो भी किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल पा रही है। यानी वहां भी जातीय दबंगई जो है वो काम कर रही है। इसी तरह से बिहार के अलग अलग कोनों में आप जाकर देखेंगे, विशेष तौर पे इंटीरियर इलाकों में जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसको हमेशा ये शिकायत रहती है कि पिछड़े वर्ग की कुछ जो शक्तिशाली जातियां हैं जिनकी चलती है समाज में और राजनीति में, वो उनका हिस्सा जो है वो अपने आप दबाकर रखे हुए हैं। मैं ये मानती हूं कि ये जो इस बार का विधानसभा चुनाव है वो इस बात का टेस्ट केस होगा, इस बात की परीक्षा होगी कि ये जो महादलित और अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार ने क्रिएट किया, वो सिर्फ एक राजनीतिक वोट बैंक क्रिएट किया, या वाकई उन लोगों को जो सोच करके बनाया गया था कि जो आरक्षण और दूसरे सामाजिक सुविधाएं और सरकारी सुविधाएं मिले, क्या वो मिले कि नहीं मिले? बिल्कुल, एक बड़ा सवाल होंगे तो नीतीश कुमार को उनका समर्थन मिलेगा, अगर नहीं हो पाया होगा तो इसका नतीजा इस चुनाव में दिखाई बिल्कुल देखने को मिलेगा। अपने आप में एक बहुत बड़ी एक परीक्षा के तौर पे भी, क्योंकि जो सामाजिक बदलाव की बात कही जाती है उसमें जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक फायदे की जो बात बोलते हैं, क्या वो सच में हो पाती है, इस बात की परीक्षा इस बार की विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। कुमार आलोक, आपका बहुत शुक्रिया। स्मिता जी, आपका भी शुक्रिया। हमारी सहयोगी ऋतु वर्मा भी हमारे साथ जुड़ी थी, उनका भी बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों ने मिलकर जो एक तरीके से बिहार की जो जमीनी सच्चाई है उससे रूबरू कराया हमारे तमाम दर्शकों को, तो कह सकते हैं कि ये अपने आप में बहुत एक महत्वपूर्ण चीज थी। तो बिहार के महासंग्राम में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह शनिवार और रविवार को फिर से इसी कार्यक्रम के माध्यम से आपको हम ले चलेंगे तो और जिलों की जमीनी सच्चाई से रूबरू कराने के लिए फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर खबरें कुछ अच्छी भी हैं, खबरें जो बढ़ाएंगी हौसला और विश्वास, उम्मीद भरी खबरें जो लाएंगी मुस्कान। गुड न्यूज इंडिया,